कहा था कि Cl2 Br2 P4 they react with cold water और hot, ठीक है, और हॉट वाटर। सो इसको करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि इनमें जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो ना तो हाईएस्ट है और ना ही लोवेस्ट है, ठीक है। मैंने वाटर के प्लेस पे डाइल्यूट NaOH और हॉट कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन लिखी थी। तो अगर याद हो तो अगर Cl2 की रिएक्शन कोल्ड, यार बात मत करो ना अब आप लोग। Cl2 की रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ जब होती है तो क्या बनता है, ये जीरो स्टेट है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो जीरो से कहाँ गया -1, तो -1 में क्या बनता है NaCl, और जब हायर जाता है तो कोल्ड में हायर स्टेट इसकी +1 होती है, तो क्या बनता है NaClO प्लस वाटर। कैसे पता चला था ये, मैंने कहा था Cl के जो ऑक्सो एसिड है वो HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये इसके ऑक्सो एसिड हैं। यहाँ पर क्लोरीन की +1 स्टेट है, यहाँ पे +3 है, +5 है और +7 है। तो जब कोल्ड डाइल्यूट होता है तो ये +1 वाला ऑक्सो एसिड बनाता है, और जब हॉट कंसंट्रेट होता है तो +5 वाला, ये इक वाला ऑक्साइड है ना, तो हॉट कंसंट्रेट में इक का ऑक्सो एसिड बनता है, मीन्स उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो अगर आप Cl2 की रिएक्शन हॉट कंसंट्रेट NaOH के साथ कराओगे, यू विल गेट NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2, ये बनेगा। पहले इसको बाद में कर लेंगे। अब सेम रिएक्शन किसके साथ हम लोग Br2 और I2 के साथ, ये सब मैंने बता दिया था। P4 की रिएक्शन किसी की थी हम लोगों ने, P4 प्लस NaOH, तो क्या मिला, फॉस्फोरस जीरो स्टेट में है, लोअर में कहा जाता है PH3 -3 स्टेट में, PH3 इसका नाम क्या है फॉस्फाइन, और कोल्ड NaOH है, कोल्ड NaOH के साथ ये इसके 3 ऑक्सो एसिड हैं, H3PO3 मोनोबेसिक, H3PO2 मोनोबेसिक, H3PO3 डाइबेसिक, H3PO4 ट्राइबेसिक। तो कोल्ड डाइल्यूट में ये +1 बनाता है और हॉट कंसंट्रेट के साथ +5 बनाता है। तो इसका क्या बनेगा, ये मोनोबेसिक है, ओनली 1 हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड, तो बनता है NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ये प्लस वाटर है ना, कोल्ड डाइल्यूट NaOH। अगर हॉट कंसंट्रेट करोगे तो PH3 बनेगा, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फेट वाले में ना, H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आप लोगों को। इसके रिवर्स रिएक्शन से आयोडीन की प्रिपरेशन भी होती है और Br2 की प्रिपरेशन भी होती है। याद है कुछ बताया था मैंने, सारा नोट कर लिया था आप लोगों ने। ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहाँ पे Cl 0 से -1 में जा रहा है और 0 से +1 में भी जा रहा है। सिमिलरली नीचे की रिएक्शन भी जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर आप Bro3 माइनस, यहाँ पे उसकी क्या है स्टेट +5 और Br माइनस क्या स्टेट है -1, तो हायर में है और लोअर में है, इसको एसिड के साथ ट्रीट कर दो तो
तो रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन कहाँ जाते हैं Br2 प्लस वाटर। ये Br2 की प्रिपरेशन का मेथड भी है और सेम रिएक्शन I2 के लिए भी है। IO3 माइनस प्लस I माइनस ऐसी मीडियम क्या मिलेगा I2 प्लस वाटर। ठीक है ना। बेसिक मीडियम में इस तरह रिएक्शन होती है रिवर्स डायरेक्शन में और एसिडिक मीडियम में I2 और Br2 की प्रिपरेशन है। Cl2 का प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं करते हैं। ठीक है ना। ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया था और इसमें एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन क्या बनता है वो बताया था, है ना। अगर फिनॉल को ट्रीट करो NaBr प्लस NaBr3 से, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं ब्रोमीन वाटर, है ना। Cl2 Fe के लिए मेथड नहीं है, मोर एल्टरनेटिव इसलिए Cl2 के लिए दूसरा मेथड है बनाने के लिए। आयोडीन किसे बना सकते हो Br2 बना सकते हो। इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल चीज़ें नहीं होती है। यार चुप हो जाओ ना आप लोग। देखो नेक्स्ट डेट में देखो रिडॉक्सिनेशन कर लेना हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग, अपना नंबर डालते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी of KMO4 and K2Cr2O7 ये डी ब्लॉक मुझे रखा है बट हम लोग रिडॉक्स में सारा साथ ही करेंगे। KMO4 and K2Cr2O7 मुझे बताना KMO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और K2Cr2O7 में क्रोमियम की स्टेट क्या है +7 है यहाँ पर और यहाँ पर सी क्या है +6 है। क्या ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है नहीं हाईएस्ट स्टेट में है ना। इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों क्योंकि जो Mn होता है इसका एटॉमिक नंबर 25 है। इसका जो आउटर कन्फिगरेशन करोगे तो आएगा Td5 4s2 तो आपने +7 है तो मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो कितनी मैक्सिमम आ सकती है इसकी +7 और क्रोमियम के आउटर मोस्ट करो 24 है तो आएगा Td5 4s1 इसकी मैक्सिमम क्या सकती है +6। जब किसी कंपाउंड में एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट में होता है तो कैसा एजेंट होता है हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या अपने आप को। क्या KMO4 फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है फर्दर ऑक्सीडाइज करने मतलब +7 से +8 या +9 जाना जो कि पॉसिबल नहीं है तो इट एक्ट लाइक ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अभी आपने Cl2 क्या देखा था Br2 और I2 और P4 ये कैसे एजेंट थे बोथ बिकॉज जब एलिमेंट अपनी ना तो हाईएस्ट स्टेट में हो ना ही लोवेस्ट स्टेट में हो तो किस तरह बिहेव कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं आपसे पूछूं HNO2 और HNO3 में यहाँ पर +3 स्टेट है नाइट्रोजन की यहाँ पर +5 है बताइए इसमें दोनों की तरह कौन बिहेव कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO2 ये बोथ एजेंट होगा रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग बट ये कैसा होगा केवल ऑक्सीडाइजिंग। जब हाईएस्ट स्टेट में होता है तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोवेस्ट में होता है तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट और इंटरमीडिएट स्टेट में होता है तो बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमको इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़नी है। देखो ध्यान से KMO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी काफ़ी डिफिकल्ट है और K2Cr2O7 की भी ये डी ब्लॉक में दे रखी है इनकी रिएक्शन ऑल्दो इनकी रिएक्शन जो है वो बोर्ड से एलिमिनेट हो चुकी है इस बार ठीक है ना बट हाइड्रेशन में इनकी रिएक्शन है जो आप करोगे प्रैक्टिकल में। तो देखो पहले ये पता करना पड़ेगा आपको कि जो KMO4 का जो
ठीक है ना। सो एसिडिक मीडियम में क्लोरोफोर जो होता है जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद ये +2 स्टेट में जाता है। न्यूट्रल मीडियम में जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद ये +4 स्टेट में जाता है। और बेसिक मीडियम में जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद ये +6 में जाता है, K2NO4 बनता है +6 से। और इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि क्लोरोफोर का इक्विवेलेंट मास क्या होता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। तो बताओ एसिडिक मीडियम में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है 5 + 7 है यहाँ पे, और न्यूट्रल मीडियम में कितने चेंज है 3 का, 7 से 4, और बेसिक मीडियम में कितने चेंज है 1 का। तो इसका इक्विवेलेंट मास, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है ना, तो इक्विवेलेंट मास एसिडिक मीडियम में m/5 होगा और न्यूट्रल मीडियम में m/3 और बेसिक मीडियम में m/1, ये अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब पहले ये समझो ध्यान से कि Mn की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट समझना पड़ेगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती हैं, उसके बाद इनकी रिएक्शन पे आएंगे। कुछ नोट तो नहीं करना इसमें, करना हो तो कर लो जल्दी से। Oxidizing action of chlorophore takes place in 3 medium: acidic, basic and neutral. ठीक है, देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी समझने से पहले हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में लिखो जैसे कि ये 3D सीरीज मैंने लिखा है। स्कैंडियम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D1 4s2 होता है। टेरिलियम में क्या आएगा 3D2 4s2, इसे क्या आएगा 3D3 4s2 23 है ना इसका। यहाँ पे एक्सेप्शन है 3D5 4s1 और ये 3D5 4s2, ये 3D6 4s2, 3D7 4s2, और इसे क्या होगा 3D8 4s2 और ये आएगा 3D10 4s2 4s1, जीरो किसने बोला था, और ये आएगा 3D10 4s2। ये इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 3D सीरीज के। देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी तभी इनकी रिएक्शन को समझा जा सकता है। अच्छा, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं और पी ब्लॉक की तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझते हो ना आप लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी बात नहीं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में S और D इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। पहले अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो किसके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे S के। तो देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले S के इलेक्ट्रॉन जितने हो सारे लॉस करो, तो स्कैंडियम की +2 होती है, उसके बाद D का 1 by 1 लॉस करो, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 तो हो सकती है। पहले
पहले तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से जाएंगे ना, तो 4s2 से 2 चले गए तो +2 हो गया, और फिर 1d का चला गया, कितना हो गया +3। स्कैंडियम की मैक्सिमम क्या हो सकती है +3, इसकी हाईएस्ट स्टेट भी मतलब स्टेबल स्टेट भी +3 होती है। आते हैं टाइटेनियम में 3d2 4s2, तो s के इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे, क्या आया +2, फिर d का 1 गया तो +3, इसके बाद और गया तो +4, इसकी ये 3 स्टेट पॉसिबल है। इसके बाद वैनेडियम कहाँ से स्टार्ट होगा +2 से, s के सारे रिमूव करने हैं आपको +2, क्योंकि 4s1 और 4s2 में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हमें सारे रिमूव करने हैं। अगर पहला रिमूव हो गया तो 4s1 बचेगा, उससे रिमूव करना और भी आसान है। तो +2 +3 +4 और +5 इसकी ये स्टेट होती है। क्रोमियम की स्टेट कहाँ से स्टार्ट होगी +1 से, क्योंकि इसका 4s1 है ना, ये +1 +2 +3 +4 +5 और +6, सो डाउट नहीं, इसकी स्टेबल स्टेट +3 और +6 होती है। रीजन बिहाइंड इट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 3d5, उसके बाद एक और करोगे तो 3d4, उसके बाद एक और करोगे तो 3d3। 3d3 जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में आगे और बताऊंगा। 3d3 का मतलब है कि ये T2G हो गया, ये Eg हो गया, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें है T2G में, और यहाँ पर Eg है, डॉट नहीं, ये D2G इसका हाफ फिल है 3d3 में। तो क्रोमियम 3+ स्टेट एक्वा सॉल्यूशन में D5 से भी ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू लो CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। कोई बता सकता है कि Cr3+ की CFSE क्या होगी, 3 × -2/5 और D5 की क्या होगी एक्वस में, तो व्हाट इज वीक फील्ड लिगेंड, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 × -2/5 और 2 × +3/5 0 आ जाएगी। तो CFSE किसकी लो हुई, D3 की या D5 की, D3 की। इन एक्वस सॉल्यूशन Cr3+ बहुत ज़्यादा स्टेबल है इवन फ्रॉम Mn2+ कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट याद रखना जो होता है कि Cr3+ जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इवन स्टेबल देन Mn2+। Mn2+ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये D5 सिस्टम है और ये D3 सिस्टम है, और D3 सिस्टम इज मोर स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ लो CFSE। तो इसलिए क्रोमियम की स्टेबल स्टेट ऑफ +3 है, और फिर या तो सारे चले जाए +6 है। Mn देखो, Mn कहाँ से स्टार्ट होगा ऑक्सीजन स्टेट में, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखो क्या है, 3d5 4s2, पहले किसके रिमूव होंगे, कितने रिमूव हो जाएंगे 2, तो +2 से लेकर कहाँ तक जाओगे +7 तक, एक और इसका एक करके रिमूव करो तो +3 +5। एक्चुअली डी में एक करके इसमें रिमूव करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से उसकी CFSE चेंज होती है, इसलिए हर इलेक्ट्रॉनिक डी में हर ऑक्सीडेशन स्टेट का अलग स्टेबिलिटी है, अलग मीनिंग है, ठीक है ना। लेकिन 4s से क्या 4s के इलेक्ट्रॉन निकलने से CFSE में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी में नहीं ना, इसलिए 4s में जितने भी हो सारे एक साथ रिमूव करने हैं, +6 और +7। अधिकतर इसकी +7 फेमस है या +2 फेमस है। अब देखो इसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आपने पहले क्या पढ़ा है। आयरन की आपने कितनी स्टेट पढ़ी है अभी तक, 2 +2 +3, वही यहाँ पर +2 ही लिखनी है। इसके बाद जो भी लिखोगे वो आयरन की हाईली अनस्टेबल स्टेट है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो 3d6 बचा, एक और रिमूव होगा तो क्या बचा 3d5, इसके बाद स्टेबल हो गया, वो नहीं और नहीं रिमूव करना चाहता। अगर आप रिमूव करते हो तो वो +4 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, वो इसकी सारी अनस्टेबल स्टेट है, तो इसलिए हमको वही पढ़ना है। इसके बाद सभी देखो इसकी भी +2 +3 ही मेन इंपॉर्टेंट है, निकल के भी +2 और +3 ही मेन इंपॉर्टेंट है, +2 +3। और कॉपर की 2 आपने कौन सी पढ़ी है, +1 और +2। अब देखो कॉपर में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, कॉपर में एक रिमूव करोगे तो 3d10 होता है, लेकिन इसकी +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एक्वा सॉल्यूशन में। इसका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है कि कॉपर की +1 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी ना, क्यों, उसके बाद तो फुलफिल हो रहा है, बट नहीं, इसकी +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। और हम लोग शुरू से क्या पढ़ते हैं 3d10 इज वेरी मच स्टेबल है, बट इसका +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, +1 इसका रीजन आज ही दूंगा मैं +2। ऐसा नहीं कि मैं डी ब्लॉक
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से बताना पड़ रहा है, वही सब जनरल सी बातें हैं। एक्चुअली जैसे पी ब्लॉक खत्म होगा तो डी ब्लॉक लगभग अपने आप ही खत्म हो जाएगा, जितना आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और जिंक की क्या हो जाएगी +2, जिंक की क्या रहेगा +2, क्योंकि दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। याद है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, शायद ये आपको नहीं बताया मैंने। डी ब्लॉक, आपको पता है डी ब्लॉक में जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, इनको केवल डी ब्लॉक में मानते हैं। यू नो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक में क्या फर्क है? ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, और जिंक कैडमियम और मरकरी के पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। आप ये कह सकते हो आपके सर कॉपर के साथ, और कॉपर का भी तो फुली फिल्ड होता है, तो उसको क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? तो कॉपर का केटायन +2 एग्जिस्ट करता है जिसके पास D9 है। कॉपर 2 + कितना आ जाएगा? D9 आ जाएगा। तो अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल या फिर केटायनिक फॉर्म में पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, अदरवाइज वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। जिंक +3 कभी नहीं शो करता है ना, जिंक +3 कभी शो नहीं करता। मरकरी की +2 होती है और इसके बाद कैडमियम की +2 होती है, कभी नहीं शो करते। तो इनके पास डी ऑर्बिटल हमेशा फुली फिल्ड रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। आप सुना ना ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हो? एफ ब्लॉक, उसमें और अंदर वाला 4 बढ़ता है ना, इस वजह से। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इरेज कर दूं मैं, बोलो। हाँ, सारा इंपॉर्टेंट है ये सब। अब देखो डी ब्लॉक की रिएक्शन आप कभी उससे देखना बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक रिएक्शन वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट अगर इस तरीके से आप ऑक्सीजन स्टेट का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपके लिए रिएक्शन थोड़ी सिंपल हो सकती है। देखो जैसे तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो देखो पहले KMnO4 देखते हैं। एसी मीडियम की बात करूं, देखो KMnO4 की एसी मीडियम है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, हमेशा वाटर में होंगी, ठीक है। देखो एसी मीडियम में MnO4 कहाँ जाता है, बता जल्दी से। एसी मीडियम में MnO4 कहाँ जाता है? एसिडिक मीडियम कहाँ जाता है बच्चों? Mn2+ में, तो बन गया है Mn2+, ठीक है। और अगर ये Fe2+ से रिएक्ट करेगा Fe2+ से, तो ये कैसा एजेंट बताइए जरा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये हाईएस्ट स्टेट में है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, कहाँ पे चले जाएगा? Fe की कौन सी 2 स्टेट है? +2+3, कहाँ लेके जाएगा इसको? +3 में लेके जाएगा। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है इसमें? अगर ये NO2- से रिएक्ट करे, बताओ जरा NO2- की स्टेट क्या है? NO2- N की स्टेट क्या है? +3 है, कहाँ जाएगा ये? +5 में क्या इसका बनता है? NO3-। अगर इतना ध्यान रखोगे तो आपको ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, सिंपल तरीके से याद कर सकते हो आप। इवन देखो ये ट्राइडेशन की कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। C2O4 बताओ इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीडेट आयन। ऑक्सीडेट आयन में कार्बन की स्टेट क्या है? यार ये तो बताओ कम से कम। +3 आ रही है और कार्बन की मैक्सिमम क्या हो सकती है? KMnO4 को कहाँ लेके जाएगा? +4 में, कहाँ लेके जाएगा? +4 में। कौन से कंपाउंड से +4 होती है इसकी? अगर ऑक्जेलिक एसिड है तो कहाँ जाएगा ये +4 वाले में? CO2 में। और कोई ऑप्शन है नहीं, तो CO2 बनेगा। ये सारी रिएक्शन है, आप देख रहे हो। कोई डाउट है किसी को? बोलो। बुक है किसी के पास NCERT की पार्ट 1? पार्ट 1 नहीं है किसी पास में? अरे तो सुन लिया मैंने, पार्ट 2 की बात करो। चलो समझ आ गया? अब रिएक्शन को लिखते भी एक बार, देखो कैसे लिखेंगे। क्या ये 3 रिएक्शन कवर होगी आपकी? अब देखो अगर इसमें से लिखना है MnO4- फिर से C2
Mn2 प्लस, और इसको कहाँ लेके गया CO2 में, और मीडियम और क्या बन जाएगा साथ में वाटर, हो गई रिएक्शन। ये सब चीजें याद करने से आप बच सकते हो। बस इसके बाद एक काम और क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कितना आसान है, एक मिनट रुकना है। Mn की स्टेट यहाँ पे क्या है, आप मान नहीं रहे हो देर से, बात मत करो, मैं कह रहा हूँ। MnO4 माइनस में Mn की स्टेट क्या है +7, और यहाँ पर +2 है। बताइए कितने चेंज है ऑक्सीजन स्टेट में, 5 का चेंज है। डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज। और C2O4 2 माइनस से CO2 गए, यहाँ पे +3 स्टेट, यहाँ पे +4 है, +3 और +4 कितने चेंज आ रहा है, 2 का चेंज। मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन है ना, तो एक के रिस्पेक्ट में 1 का चेंज, 2 के रिस्पेक्ट में 2 का चेंज, 2 फैक्टर से क्या हो रहा है, डिक्रीज। बैलेंसिंग सिखा चुका हूँ मैं आपको, इंक्रीज। क्या करते थे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहीं पे करता हूँ मल्टीप्लाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, और इसमें कितने करूँ, 5 से। यहाँ पे 5 करूँगा, लेकिन यहाँ पे 10 है ना, तो बाद में क्या कर दूँगा, यहाँ पे 10 से हो गया। Mn कार्बन बैलेंस, क्या बचा इसके बाद, वाटर। कितने देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, 4 2 8, और यहाँ पर 5 4 से 20, 28 है टोटल। इधर कितने हैं, 20। क्या करूँगा आप यहाँ पे 8H2, कितने हो गया हाइड्रोजन, 16, यहाँ पे 16H प्लस जोड़ दो, प्लस 16H प्लस, हो गया बैलेंस। एक लाइन में बैलेंस लाती है। ऐसे सारी रिएक्शन को बैलेंस भी करना है आपको। ये रिएक्शन अभी तक जब सिलेबस में था तो ये रिएक्शन 5 मार्क्स में आती थी, बस ऐसे लिख देते थे MnO4 माइनस C2O4 माइनस, इसको राइट प्रोडक्ट लिखो और इसके बाद बैलेंस भी कर दो। और बैलेंस भी एक लाइन में करनी होती है, 2 रिएक्शन देते थे, 2 रिएक्शन 2.5 मार्क्स, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को अगर हमें NO2 माइनस लिखना हो तो NO2 माइनस प्लस AC मीडियम, क्या बनेगा बताइए जरा। Mn कहाँ जाएगा, 2 प्लस, और NO2 माइनस कहाँ जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। बैलेंस आप खुद कर लोगे, इसके साथ भी लोगे ना, Fe2 प्लस के साथ भी बोलो, MnO4 माइनस Fe2 प्लस Cl2 Mn2 प्लस और Fe3 प्लस एंड वाटर। ये बैलेंस आप खुद कर लेना, क्या अभी कर लो, क्या भी करना। देखो ध्यान से, अगर ऐसे लिखता हूँ मैं रिएक्शन MnO4 माइनस, रिएक्शन कराना है I माइनस से, और यहाँ पे लिखा है वाटर, मतलब रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, न्यूट्रल मीडियम में। तो MnO4 माइनस
ये इंपॉर्टेंट है। अब आई के देखो ऑक्सीडेशन क्या थे, HiO, HiO2, HiO3। MnO4 कैसा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडेशन? पावरफुल। पावरफुल कहाँ ले जाते हैं? इक वाले में। पर तो बनाना नहीं होता ना लोगों को, कहाँ ले जाएंगे इसको? इक में। इक में कौन सा होगा इसका? HiO3। क्या कौन होगा? HiO3। तो क्या बनेगा? IO3 माइनस। और साथ में देखो जब इधर न्यूट्रल मीडियम है इसको बैलेंस करोगे तो इस साइड OH माइनस आ जाएगा, इसको बैलेंस कर लो अभी के अभी। 1 मिनट रिएक्शन और देख लो। MnO4 माइनस कैसे कराओ? H2O3 2 माइनस के साथ, इसका नाम है थायोसल्फाइड आयन प्लस वाटर। ध्यान देना बच्चों इसका, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन तो है बट समझ में आपको आ सकती है। देखो न्यूट्रल मीडियम है तो ये कहाँ जाएगा? MnO4 माइनस MnO2 में, बोलो MnO2 में जाएगा। बताओ जरा यहाँ पे सल्फर की स्टेट क्या है? क्या स्टेट है? +2। और सल्फर का ऑक्साइड है तो कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन में। कौन से ऑक्सीजन में? इसका इक वाला कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, SO4 2 माइनस, है ना? क्या बन जाएगा? SO4 2 माइनस और प्लस OH माइनस। आप इनको बैलेंस कर लो। कर लिया बैलेंस? बेसिक मीडियम में डालने में चेंज करना पड़ता है। हो गई बैलेंस? MnO4 माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ ना आपको। देखो यहाँ पे इसकी +7 स्टेट है, यहाँ पे +4 है। कितने चेंज है? 3 का चेंज है। इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो MnO4 माइनस प्लस I माइनस वाटर बाद में आ जाएगा अपने आप, MnO2 और IO3 माइनस। तो 3 का चेंज इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जल्दी से, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। विदाउट किसी को इसमें। चलो इसके बाद I माइनस से IO3 माइनस, इसमें क्या चेंज आ रहा है? +6 ना, इंक्रीज। उसे 3 का यहाँ पे 3 का चेंज था, वो 6 का चेंज था, तो फिर एक काम और कर सकते थे, यहाँ
-1 है, ये +5 इसका चेंज, सही बात है। और यहाँ पर +7 से +2 तो ये 3 का डिक्रीज, तो 6 का इंक्रीज 3 का डिक्रीज मीन्स 2:1 हो सकता है ना। तो जिसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है उसको 1 से मल्टीप्लाई, और जिसको 6 से करना है उसको 2 से, नहीं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के हमने 3 को हटा दिया फिर, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। नहीं समझ आया है ना। चेंज जो है वो ऑक्सीडेशन में 6 है और रिडक्शन में 3 का चेंज है, तो 6:3 बिकम 2:1। ये रूल खत्म हो गया। अब हीट एंड ट्रायल मैटर देखो, कितने एम है 2, राइट में एम कितने हैं 2, आई कितने यहाँ पर 8, राइट में कितने हैं आई 1, बैलेंस है। अब आते हैं कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, और यहाँ पे 3 7 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। बेसिक मीडियम में क्या मेथड होता है, जिस साइड जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा हो उधर उतनी क्या ऐड कर दो वाटर। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन ज़्यादा है 8, यहाँ पर 1H2 ऐड कर दो। ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल नंबर में ज़्यादा हो जाए। तो अगर देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा था, एक वाटर ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन कितने ज़्यादा हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हो गए इधर 2। तो आप क्या अपोजिट साइड में क्या ऐड करते हो 2OH आए। देखो बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल नंबर में एक्सेस हो जाएंगे तो फिर अपोजिट साइड उतनी ही OH ऐड कर सकते हो। बेसिक मीडियम था ना, अच्छा इधर 7 थे, हाँ गलत करवा दिया। सो इधर एक वाटर ऐड कर दो, so इस साइड 2OH आ जाएंगे। ये तरीका है बेसिक मीडियम का। और एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, जिधर ऑक्सीजन कम होते हैं उधर ही वाटर ऐड करते हैं, और फिर अपोजिट साइड क्या ऐड करते हैं H+ ऐड। हाँ K2Cr2O7 देखो, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, और ये जाता है Cr3+ में। पहले बताया मैंने इसकी Cr3+ स्टेबल स्टेट है। सारी रिएक्शन सेम है, सारी रिएक्शन सेम है। आपको बस क्या करना है, देखो इसका एक्वस मीडियम में सारी रिएक्शन होती हैं तो लिख लो Cr2O7 2-, इसकी तरह Fe2+ से, बताओ क्या बनना चाहिए एसी मीडियम में। Fe2+ कहाँ जाएगा Fe3+ में, और ये क्रोमियम कहाँ जाएगा Cr3+ में, और साथ में क्या बनेगा वाटर। ये रिएक्शन सारी रिएक्शन जो कर रहे हो, बस क्रोमियम जो है वो +6 से +3 चला चेंज होगा, और अदर एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वैसे चेंज होगी जैसे अभी किया आपने, और कुछ नहीं करना है। तो इन दोनों की ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल हो सकती है अगर आपको नॉलेज हो ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि किसी कंपाउंड में एलिमेंट की हाई स्टेट कहाँ जाएगी, ठीक है ना। बस एक बात याद रखना कि जब Cr2O7 2- रिएक्शन सल्फर से होती है H2- के साथ इन एसिड मीडियम, तो सल्फर का ऑक्सो एसिड क्या होता है H2O4। बट अगर यहाँ पर सल्फर का कोई ऑक्साइड है, मान लो कोई ऑक्साइड है, जैसे समझना Cr2O7 2- की रिएक्शन करानी है SO3 2- के साथ एसिड मीडियम में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्रोमियम कहाँ जाएगा Cr3+ में, और ये सल्फर +6+4 में है, कहाँ जाएगा +6 में, कहाँ जाएगा +6 में। तो क्या बनेगा SO4 2-, और साथ में क्या बनेगा वाटर। बस बैलेंस करना है और कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन सल्फर को जब -2 स्टेट में है तो सल्फर -2 से पहले जाता है 0, और फिर 0 से आगे बढ़ता है। तो सल्फर में जब 0 पे आता है ना तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सल्फर 0 स्टेट में PPT होता है। सल्फर क्या होता है PPT। तो ये जनरली जब
-2 में होगा, सल्फाइड में होगा, तो सल्फर तक ही पहुंच पाता है, बिकॉज सल्फर इज ए प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे देखो ये तो Cr3 प्लस गया, लेकिन ये सल्फर में भी जाता है प्लस H2, सभी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन अगर सल्फर का कोई ऑक्साइड है तो फिर सीधा क्या बनेगा, SO2 माइनस। अच्छा बताओ, यहाँ पर SO2 होता तो क्या बनाते, SO4 नेगेटिव बनाते, कोई डाउट नहीं इसमें, नहीं समझे बात को। अगर आप SO2 गैस होती है तो यहाँ पे SO4 माइनस बनाते हैं, लेकिन अगर सल्फर सल्फाइड है, H2 माइनस है, तो फिर आपको सल्फर में रोकना पड़ेगा रिएक्शन को, बिकॉज इट इज PPT। सल्फर जो होता है प्रेसिपिटेट में काफ़ी स्टेबल होता है, रोमिक सल्फर। ये सारी रिएक्शन इसकी भी हो गई। ये ब्लॉक की रिएक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो भी पूरा हो गया। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपको 12th में कितना आ रहा है ब्लॉक, उसके लिए PDF भेज दिया, उसमें 3 फैमिली हैं, ऑक्सीजन फैमिली 17 और नाइट्रोजन। शायद पी ब्लॉक आपको नाइट्रोजन फैमिली 11th में पढ़ाई गई होगी, पिछले साल 11th में आ गई थी नाइट्रोजन। कार्बन बोरॉन थी, नाइट्रोजन भी 11th में हो गई थी ना। आपने 12th सिलेबस देखो, इसमें नाइट्रोजन में फैमिली है कि नहीं 12th के सिलेबस में? आल्दो मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बता दिए हैं और HNO3 की रिएक्शन में कराऊंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है वो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। बोर्ड के लिए कितना पढ़ना है, उसके लिए आप अभी लास्ट में वो सब लोग ना एग्जाम आइडिया जो भी लेते हो, तो एक बार हम तो लेवल में पूरा करा रहे हैं वो। अब आपको बोर्ड का P ब्लॉक बहुत ही सिंपल लगेगा, और बोर्ड का D ब्लॉक तो आप D ब्लॉक सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता था, DNF ब्लॉक, वो भी अब बिल्कुल सिंपल हो गया है। क्योंकि सबसे दिक्कत क्या थी DNF ब्लॉक में, ये रिएक्शन है, ये जो KM4 और K2 से की रिएक्शन थी ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब ये हट गया, ये बिल्कुल हट गया। और अब देखो, अब केवल जो क्या रह गया उसमें, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो मैंने आज ही बता दिया। इसके बाद बस इनकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टी बचेगी, कैटलिस्ट की तरह के होते हैं D ब्लॉक के एलिमेंट, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, इनकी साइज वेरिएशन कैसा होता है, क्या क्या ऑक्सीजन स्टेट लगती है, बस इतना बचा है पार्ट। और इलेक्ट्रोपोटेशन के पार्ट बचा है, तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा तो वो वापस से हो जाएगा। तो कल हम लोग स्टार्ट तो क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे 18th ग्रुप एलिमेंट, है ना। अब ग्रुप वाइज वापस से पढ़ेंगे, ये तो पूरा जनरल था एक साथ, है ना। अब 18 ग्रुप कल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा है, फिर हेलोजन फैमिली और फिर